हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। इस चैनल के ऊपर हम एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसमें हम दिन की टॉप 10 अपडेट्स एक ही वीडियो में शामिल करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम आपके लिए न्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं उस समय हमें कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है। अब ना आपके पास टाइम है कि आप दिन में अलग अलग 8-10 वीडियोस को देखें और ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम दिन भर में 8-10 अलग अलग वीडियोस बनाएं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम आज के बाद पिछले 24 घंटों में देश और दुनिया की टॉप 10 अपडेट्स एक ही साथ कवर करेंगे और उनको बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में एक ही वीडियो में लाएंगे। इससे आपकी भी कोई न्यूज़ नहीं छूटेगी और ये हमारे लिए भी थोड़ा ईजी रहेगा। दिन भर के सारे कामों से फ्री होने के बाद या फिर सुबह दिन स्टार्ट करने से पहले आप एक ही वीडियो देखकर पूरी तरह से अपडेटेड रह पाएंगे। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। पहली अपडेट आ रही है अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस को लेकर। रिसेंटली भारत सरकार ने भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया था। इसी को लेकर अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने भारत का विरोध करते हुए भारत सरकार के ऊपर कुछ सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। इसमें मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनको एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। भारत के ऊपर आरोप लगाया गया है कि भारत ने इस लॉ में बस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है और बाकी धर्म माइनॉरिटी में है। भारत ने म्यांमार को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में शामिल नहीं किया है, जबकि म्यांमार भी तो भारत का पड़ोसी देश ही है। यहाँ पर भी तो बाकी देशों की तरह माइनॉरिटीज के ऊपर काफी अत्याचार हो रहे हैं। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि ये भेदभाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान माइनॉरिटीज में हैं। इसके अलावा भारत के ऊपर ये भी सवाल खड़ा किया गया है कि भारत ने शिया मुस्लिम्स को इस एक्ट में शामिल ही नहीं किया है। यानी अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस चाहते हैं कि भारत को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शिया मुस्लिम्स को भी भारत की नागरिकता देनी चाहिए थी। दूसरी अपडेट आ रही है टाटा मोटर्स को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स ने पिछले कल तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके मुताबिक टाटा मोटर्स 9,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ तमिलनाडु में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रही है। टाटा की ये नई फैक्ट्री अगले 5 सालों के अंदर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट रूप से 5,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और इनडायरेक्टली ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाखों लोगों को सपोर्ट करेगा। अब देखा जाए तो पिछले कुछ समय से टाटा एक के बाद एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रहा है क्योंकि जो टाटा मोटर्स की सेल है वो भारत में लगातार बढ़ते जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से टाटा मोटर्स का भारत में गुडविल काफी तेजी से बढ़ा है। भारत के लोग अब वोकल फॉर लोकल हो गए हैं और जो टाटा की कारों को लेकर प्यार भारत में बढ़ गया है वो नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। टाटा की कार्स के ऊपर आजकल कई महीनों तक का वेटिंग टाइम है। ऐसे में टाटा मोटर्स एक के बाद एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रहा है ताकि न सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को पूरा किया जा सके बल्कि जो एक्सपोर्ट्स है वो भी टाइम से हों। आज की जो तीसरी अपडेट है वो आ रही है गाजा से और इसमें कुछ हम अजीबोगरीब डेटा को देखेंगे। अब होता क्या है कि वुमेन्स और बच्चों से रिलेटेड जो डेटा होता है वो काफी इमोशनल करने वाला होता है। ऐसे में अब दुनिया भर के बड़े बड़े NGOs ने क्या किया है कि गाजा में वुमेन्स और बच्चों का एक डेटा लेकर सामने आ गए। अब गाजा में आज की डेट में क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही है। इजराइल और हमास के बीच में आज भी युद्ध हो रहा है। इसी के बीच में आज की डेट में गाजा के ऊपर टोटल 60,000 वुमेन्स यानी कि 60,000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और गाजा के अंदर इन कंडीशंस के बीच भी वहां पर हर महीने 5,000 वुमेन्स की डिलीवरी हो रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गाजा में हर दिन 1,600 बच्चों का जन्म हो रहा है। इसी के साथ UN ने अपने डेटा में ये भी बताया है कि इजराइल जो गाजा पट्टी के ऊपर हमले कर रहा है उसमें अब तक 9,000 महिलाएं मारी जा चुकी हैं। यानी यूनाइटेड नेशन साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गाजा की महिलाएं किस परिस्थितियों के अंदर वहां पर बच्चों को जन्म दे रही हैं और आज की डेट में प्रेग्नेंट है। आज की जो चौथी अपडेट है वो निकल कर आ रही है न्यूजीलैंड को लेकर। इसमें भारत का भी एंगल है। दरअसल न्यूजीलैंड ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के ऊपर नहीं बल्कि कनाडा के ऊपर ही सवाल उठा लिए हैं। दरअसल न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से सवाल किया है कि जो वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हरदीप सिंह निज्जर के पीछे इंडिया का लिंक है, उसके एविडेंस कहाँ पर है, यानी कि उसके सबूत कहाँ हैं और अगर उसको लेकर कोई सबूत है तो वो न्यूजीलैंड के साथ शेयर क्यों नहीं किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूजीलैंड फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का एक हिस्सा है जिसमें अमेरिका, कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ हैं। अब कनाडा ने कहा था कि उसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की इंटेलिजेंस भी अपने बाकी अलायंस पार्टनर्स के साथ शेयर की थी, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कनाडा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जस्टिन ट्रूडो ने बिना सबूतों के ही भारत के ऊपर आरोप लगा दिए थे। आज की जो पांचवी अपडेट है वो निकल कर आ रही है जापान से। दरअसल जापान से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और ये वीडियो एक रॉकेट का जो लॉन्च होने के बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर ब्लास्ट हो गया था। वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दरअसल टोक्यो बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस वन और ये पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी है। वेडनेसडे यानी कि पिछले कल जापान की ये प्राइवेट फर्म काइरोस नाम का पहला सॉलिड फ्यूल रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी।
और इस दौरान क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट होता है और इनका पहला रॉकेट हवा में कुछ ही मीटर्स ऊपर उठने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। कंपनी का कहना है कि वो इस एक्सीडेंट को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि उनका जो रॉकेट है वो किसी एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ट्रबल डिटेक्ट करने के बाद उनके रॉकेट ने खुद ही अबॉर्ट कमांड को एग्जीक्यूट किया और लॉन्च के बाद कुछ ही मीटर्स ऊपर जाने के बाद वो खुद ही ब्लास्ट हो गया। कंपनी का कहना है कि वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि रॉकेट ने आखिरकार अबॉर्ट कमांड को क्यों एग्जीक्यूट किया। इसके बाद आज की छठी अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के पास समंदर में भारत ने 6 पाकिस्तानियों को पकड़ा है और उनके पास से 480 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। भारत ने एक बहुत ही बड़ी साजिश को नाकाम किया है और खबर है कि ऑपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गुजरात ATS यानी कि गुजरात पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इन तीनों की टीमें शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एजेंसीज को पहले ही भनक लग गई थी और उन्होंने अपने जहाजों को अरब सागर में पहले ही तैनात कर दिया था। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने तो अपने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट तक को भी डिप्लॉय किया था। ये 6 के 6 पाकिस्तानी 11 से 12 मार्च की रात को पकड़े गए हैं और अभी इनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो ड्रग्स इनसे बरामद हुए हैं उनकी पेमेंट आई कहां से है और ये भारत में किसको डिलीवरी करने जा रहे थे। इसके बाद आज की 7वीं अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। दरअसल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से न्यूक्लियर हथियारों को लेकर धमकी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हथियार एग्जिस्ट इसलिए करते हैं ताकि उनको इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल तक तो ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन हथियार होते ही इसलिए हैं ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ सिद्धांत हैं और अगर हमें लगा कि रशिया की संप्रभुता के ऊपर खतरा आ रहा है तो उस केस में हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज की 8वीं अपडेट भी रशिया से है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस स्टार्ट होने जा रहे हैं। कल यानी कि 15 मार्च को रशिया की मेनलैंड के ऊपर रशिया के सभी नागरिक वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट डालेंगे। इसके साथ ही खबर ये भी है कि रशिया का जो ऑक्यूपाइड यूक्रेन का रीजन है, यानी कि यूक्रेन का जो रीजन रशिया ने अपने हिस्से में ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है, रशिया वहां पर भी वोटिंग करवा रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि जापोरोजिया, खेरसोन, डोनेस्क और लुहांस्क, इन 4 रीजन में रशियन आर्म्ड फोर्सेस लोगों के घर घर जाकर उनसे इलेक्शन में वोट करने के लिए कह रही है। इसके साथ खबर ये भी निकल कर आ रही है कि वॉर और सिक्योरिटी रीजंस के कारण लोगों की भागीदारी कम ना हो, इसके लिए क्या किया गया कि रशिया का जो इलेक्शन कमीशन है उसने न सिर्फ पोलिंग स्टेशंस को स्थापित किया है, बल्कि वो घर घर जाकर एक वोटर्स के पास जाकर उनसे वोट रजिस्टर करवा रही है। बैलेट बॉक्सेस को उनके घरों तक लिया जा रहा है ताकि रशिया के सभी लोग पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वैसे हम सबको पता है कि इस इलेक्शन में व्लादिमीर पुतिन ही जीतेंगे, क्योंकि पिछले 24 साल से यही हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2000 से ही व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं और रिसेंटली उन्होंने रशिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए थे, जिसके बाद अब वो साल 2036 तक यानी 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। इस समय व्लादिमीर पुतिन की एज 71 ईयर्स है। आज की 9वीं अपडेट इजराइल को लेकर आ रही है। खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की जो संभावना लग रही थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है। सारी टॉक्स धरी की धरी रह गई हैं और पहले दिन भी इजराइल ने गाजा के ऊपर अपने हमले जारी रखे और रमजान के पहले दिन गाजा में कुल 67 लोगों की जान गई है, जबकि हजारों घायल हुए हैं। ये जानकारी गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है और उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों के अंदर गाजा के अस्पतालों में 67 लोगों की बॉडीज पहुंच गई हैं। इसके साथ ही एक और फिगर सामने निकल कर आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक इजराइल के हमले में 31,112 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि लाखों लोग घायल हैं और इस युद्ध के कारण अफेक्टेड हैं। आज की जो 10वीं अपडेट है वो निकल कर आ रही है अमेरिका को लेकर। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि वो अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो कई सारे चेंजेस करेंगे, जिनमें से सबसे पहला चेंज होगा अमेरिका की सीमाओं को सील करना। उन्होंने कहा कि वो अपने देश में इलीगल इमिग्रेंट्स को पूरी तरह से रोक देंगे और देश के साउदर्न बॉर्डर के ऊपर वॉल को खड़ा करने का जो उनका फैसला था उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल के ऊपर हिंसा हुई थी, उस मामले में जितने भी लोगों को फंसाया गया है, जिनको भी जेल हुई है और जिनके ऊपर भी मुकदमे थोपे गए थे, उन सबको वो पूरी तरह से फ्री कर देंगे। इसके साथ ही अमेरिका से एक और डेटा सामने निकल कर आ रहा है जिसके मुताबिक अगर आज की डेट में अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 40% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो बाइडेन को 38%, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2% की लीड ली हुई है। हालांकि अभी भी नहीं कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के रूप में वापस आते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।